हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम फिर आपके सामने लेकर आ गए हैं अपना रियल एस्टेट अपडेट का शो। आज हम 9वां एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले 8 एपिसोड आपने बहुत पसंद किए, आपने उसमें अपने फीडबैक भी दिए, हमने उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करने की कोशिश भी की। आगे भी लगातार ये हमारा और आपके बीच का चलता रहेगा सिलसिला। आप हमें फीडबैक देंगे, हम उसमें सुधार करके और बेटर इसको करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम अपना एपिसोड शुरू कर लेते हैं रियल एस्टेट की अपडेट से। पहली जो अपडेट है वो अपडेट है M3M डेवलपर से। जी हाँ, आप सब लोगों को पता ही लग गया होगा, M3M के जो डेवलपर थे, जो डायरेक्टर थे, उसमें से 2 लोगों को बेल मिल गई है। बेल मिलने के बाद ही M3M डेवलपर एक्टिव हो गया है। किस सेंस में एक्टिव हो गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में जो प्राइस बढ़े हैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के, इनके वो प्राइस पिछले 3 महीने से बढ़े नहीं थे, क्योंकि डेवलपर थोड़ा परेशानी में था। उनके जो उस ग्रुप को चलाने वाले लोग हैं वो अंदर थे, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से अब जमानत मिल गई है। जैसे ही वो बाहर आए हैं तो M3M के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, रेजिडेंशियल की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, उनका अपडेट आना शुरू हो गया। उसमें प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं। चाहे वो गोल्फ हिल्स की बात हो, चाहे वो अंताले हिल्स की बात हो, चाहे वो क्राउन की बात हो, यहाँ पर प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर आपको भरोसा लगता है कि हाँ अब हम M3 में जा सकते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बिफोर इंक्रीजिंग प्राइस, क्योंकि प्राइस जब बढ़ जाएगा उसके बाद जाने का मुझे लगता है फ़ायदा नहीं होगा। ये हमारी कोई रेकमेंडेशन नहीं है M3M को लेकर। आपकी कौन सी सलाह करती है आपको कि हाँ आप इसमें जा सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अपडेट है, M3M के प्रोजेक्ट्स को कई बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया था, बट जैसे ही इनके डायरेक्टर को बेल मिली है तो बैंक वापस आने लगे हैं। इसमें एक बैंक है, एक्सिस बैंक है, उस बैंक ने दोबारा से लोन देने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। ऐसा सुनने में आ रहा है आने वाले दिनों में आप लोगों को M3M के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 1090 का जो सबवेंशन प्लान होता है वो भी देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों बहुत सारे IT से जुड़े लोगों के कॉल्स आए, उनका ये कहना था कि हमें सबसे ज़्यादा सूट ही ये प्लान करता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे शायद M3M के सबवेंशन के प्लान आपको दोबारा से इसके प्रोजेक्ट्स में देखने को मिले। अगली जो अपडेट है उसमें भी हम बात करेंगे गुड़गांव की। गुड़गांव में पिछले 4 से 5 सालों में बहुत अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, बट इनकी जो प्रोग्रेस है, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो काफ़ी स्लो चल रही है। इसको लेकर ही कंसर्न अथॉरिटी ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में पिछले 5 सालों में जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनके डेवलपर्स को बुलाया गया। अपनी स्टेटस रिपोर्ट आप दीजिए, हमें बताइए कि आपने कितना काम किया है। इसमें एक चीज़ देखने को मिली कि पिछले 5 साल में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, मोस्टली जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है या जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, उससे काफ़ी पीछे चल रहे हैं वो डेडलाइन से। अफोर्डेबल के इस डिले हो रहे प्रोग्रेस को लेकर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में डेवलपर्स को कहा कि वो अपनी स्पीड बढ़ाएं, काम को तेज़ी से करें और विद इन जो टाइम लिमिट दिया गया है उसमें इसको पूरा करने की कोशिश करें। इस मीटिंग में कई डेवलपर तो ऐसे थे जिन्होंने मीटिंग अटेंड ही नहीं की। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके प्रोजेक्ट या तो स्टॉल्ड हैं या बिल्कुल बंद पड़े हैं, और या फिर वो बहुत ही स्लो स्पीड से काम उनमें हो रहा है। इस वजह से वो डेवलपर इस मीटिंग को स्किप कर गए। ऐसे डेवलपर को फिर से नोटिस दिया गया है और कहा गया है आप जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। यहाँ मेरी आपसे भी एक अपील है, आप लोगों ने जहाँ भी अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप भी लगातार उन प्रोजेक्ट साइट का विजिट करें और देखें काम सही तरीके से चल रहा है या डिले चल रहा है। अगर आपको लगता है काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, बहुत डिले चल रहा है, आप सब मिलके अपना एक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। उसमें फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलें या उनको लिखें, ताकि अथॉरिटीज़ को भी ये लगे कि हाँ एक प्रेशर ग्रुप है और वो लगातार हमें कह रहा है कि काम ठीक से होना चाहिए, तो वो भी एक्टिवेट रहें और वो भी वॉच रखें डेवलपर पे कि डेवलपर सही तरीके से और टाइम पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा कहा गया है कि अब एक टीम बनाई जा रही है जो इंस्पेक्शन करेगी अफोर्डेबल्स का, जाके देखेगी कि कितनी प्रोग्रेस से काम चल रहा है। अगर आप ग्रुप बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको भी अपडेट मिलती रहेगी, आप भी कंसर्न अथॉरिटीज़ से टच में रहेंगे। यहाँ जिन भी लोगों ने अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो नीचे अफोर्डेबल लिख देंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोग अफोर्डेबल से जुड़े हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अब जब अफोर्डेबल की बात हो रही है तो अफोर्डेबल से जुड़ी एक और अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं बात कर रहा हूं माहिरा डेवलपर की। बहुत सारे लोग माहिरा डेवलपर के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, तो उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि कोर्ट ने
उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का उनके पर आरोप है करीब 100 करोड़ का, लेकिन उनको राहत मिल गई है हायर कोर्ट से 8 अक्टूबर तक की। 8 अक्टूबर तक उन पे अरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा और सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना होगा। जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे है उससे रिलेटेड उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो माहिरा से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल पे दूसरी बार आए हैं, चौथी बार, पांचवी बार आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो लेटेस्ट अपडेट है आपको लगातार हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुड़गांव में करीब 38 जो सोसाइटीज़ हैं अलग अलग, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस इशू किया है कंसर्न डेवलपर को और उन्होंने ये बताया है कि जो डेवलपर हैं या RWAs हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। उसके रीज़न है उनको जो पे करना है स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है पैसा। बहुत सारे डेवलपर ने अपने जो प्लान्स हैं, लेआउट है, वो भी अभी तक सबमिट नहीं किए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्लान बनाया है। इस प्लान के अंदर 38 जो सोसाइटीज़ हैं उनका एक साथ स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा। ये 3 स्टेज का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। तो उससे क्या होगा, उससे जब एक साथ ये सारा स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, जो कॉस्ट है स्ट्रक्चरल ऑडिट की उसमें कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि सारी जो 38 सोसाइटीज़ हैं उनसे जुड़े डेवलपर और RWAs हैं वो इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे। यहाँ एक चीज़ और बताना जरूरी है, स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लगेगा कि ये सोसाइटी रहने लायक है या नहीं है, या इनमें रिपेयर की ज़रूरत है या नहीं है। ये किस वजह से हो रहा है वो आपको बता देता हूँ। गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है चिंटल पैराडाइजो, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था और 2 लोगों की मौत हो गई थी। फिर गुड़गांव में जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर सवाल उठे थे, उसके बाद ये स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी एक और बड़ी अपडेट की तरफ। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका पता लग गया होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर मेट्रो नहीं आ रही है। जो 101 सेक्टर में मेट्रो स्टेशन बनना था उसको चेंज कर दिया गया है। ऐसा कहा गया है वहाँ लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आ रही है और वेटलैंड है, इस वजह से वहाँ ना डिपो बन सकता है और मेट्रो स्टेशन बनाने में भी परेशानी आएगी। तो मेट्रो का जो 28 किलोमीटर का रूट मैप बनाया गया था हुड्डा सिटी सेंटर से लेके और एक्सप्रेसवे होते हुए वो साइबर सिटी जाएगी, उसमें चेंज हो गया है। लेकिन इस चेंज को लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे पर रहने वाले लोग बहुत नाराज़ हैं, वो खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे भी मेट्रो से जुड़े। इस चीज़ को लेकर वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और ग्रुप फॉर्म करके वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन हायर अथॉरिटी को देना चाहते हैं। तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं और इस तरह का कोई ग्रुप बन रहा है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे भी मेट्रो से जुड़े? अगर आप चाहते हैं मेट्रो से जुड़े तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेट्रो लिखिए, इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ कितने लोग हैं जो इस फेवर में हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे से मेट्रो को कनेक्ट होना चाहिए। बहुत बातें हमने अब गुड़गांव की कर ली, अब थोड़ा बाहर चलते हैं। गुड़गांव से बाहर हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप अगले 2 से 3 साल में 16,000 से लेकर 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट होंगे ये दिल्ली NCR, आपका दूसरा मुंबई और बेंगलोर में लॉन्च होंगे। अगली अपडेट मैं बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। तो इस बार आपके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट ये है, DLF भी अपना एक और मॉल गुड़गांव में लेकर आ रहा है। ये मॉल कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मॉल आपको न्यू गुड़गांव में देखने को मिलेगा। न्यू गुड़गांव का ये पहला मॉल होगा। 1700 करोड़ रुपए DLF इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। आगे जो भी अपडेट होगी कहाँ पर ये मॉल आ रहा है और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, तो आपको हमारे आने वाले वीडियो में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब हम आपको एक और बहुत अच्छी न्यूज़ देने जा रहे हैं। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपनी जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। अगर उसमें ये बदलाव कर देता तो बैंकों को मजबूरी में अपना जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ता। आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं कि बैंकों का जो लोन का कॉस्ट है वो बढ़ा देना पड़। अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका बर्डन आपके ऊपर पड़ता। बैंक इंटरेस्ट का जो रेट है वो बढ़ा देता लोन के ऊपर और आपको ज़्यादा EMI देनी पड़ती। बट फेस्टिव सीजन को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि जो होम लोन की इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ी है, उससे रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पिछले 2 साल में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट और इन सब चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी की है, जिस वजह से जो बैंक हैं जो आपको लोन देते हैं उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ाया है। 2021 में जिस लोन के लिए आपको 20,000 रुपये की EMI पे करनी पड़ती थी, 2023 में आपको 20% एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। करीब आपको 20 से 25,000 रुपये के करीब आपको EMI के तौर पे देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पिछले 2 साल में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो बस अभी ये फेस्टिव सीजन है, यहाँ इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन 2 साल में बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और होम लोन महंगा हुआ है। सीनियर सिटीज़न लिविंग को लेकर एक अपडेट ये है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक सीनियर सिटीज़न सोसाइटी बनाने जा रही है। लखनऊ में 7 मंजिल की ये अपार्टमेंट होगा, वहाँ पर एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीज़न लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आपके शहरों में भी प्लान किए जा रहे हैं तो उसके बारे में बताइएगा। एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सर्वे हुआ है जिसमें ये माना गया है कि 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 50% पॉपुलेशन शहरों में रहने लगेगी। अभी अगर हम 2023 की बात करें तो 36% लोग शहरों में रहते हैं और इस डिकेड के एंड तक 40% लोग शहरों में रहने लगेंगे। यही वजह है कि छोटे शहरों में भी बड़े शहरों के साथ साथ रियल एस्टेट इतना बूम कर रहा है, क्योंकि छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की भी अपनी एस्पिरेशन है, वो भी एक अच्छी लिविंग में रहना चाहते हैं। यही वजह है डीएलएफ जैसे, गोदरेज जैसे बड़े जो नाम है रियल एस्टेट के, वो छोटे शहरों में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और जब ये छोटे शहरों में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हाथों हाथ इनके प्रोजेक्ट बिक रहे हैं। ये एग्जांपल मैं आपको कुछ देना चाहूँगा। गोदरेज का अभी कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में एक प्रोजेक्ट आया था प्लॉटिंग का, वहाँ पर 1000 प्लॉट थे, सारे प्लॉट सोल्ड आउट हैं। उसके बाद डीएलएफ के कुछ प्लॉट्स आए थे पानीपत में, वो प्लॉट भी विद इन 1 आवर सोल्ड आउट हो गए हैं। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया का मैं एक एग्जांपल दूंगा। बेंगलोर में बिरला का एक प्रोजेक्ट आया था, वो भी सेम डे सारा सोल्ड आउट हो गया था। उसके बाद टीवीएस ग्रुप का भी एक प्रोजेक्ट आया था, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था, वो भी विद इन सेम डे पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया था। तो छोटे शहरों में रहने वालों की भी एस्पिरेशन है, वो भी अच्छी क्वालिटी की लाइफ बिताना चाहते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स में रहना चाहते हैं, अमेनिटीज़ के साथ रहना चाहते हैं। तो इसलिए अब छोटे शहरों में भी आपको इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और वहाँ के लोग भी आपको बड़े शहरों की तरह एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ में रहते हुए दिखाई देंगे। अपने पिछले कुछ एपिसोड में हमने आपको बताया था कि डीएलएफ, गोदरेज, ओबरॉय जैसे जो ग्रुप हैं उनकी सेल कई फोल्ड बढ़ गई है, बहुत अच्छी उनको प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो साउथ का एक डेवलपर है प्रेस्टीज ग्रुप, उसकी भी जो सेल है वो डबल फोल्ड हो गई है। ये सिर्फ बताने का मेरा ये मतलब है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया या मुंबई जैसी मार्केट में ही रियल एस्टेट में तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि साउथ इंडिया में भी रियल एस्टेट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में परम कैपिटल वेंचर एक कंपनी है, उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 फ्लैट खरीदे हैं। ये फ्लैट उन्होंने करीब 263 करोड़ रुपए के बाय किए हैं। आप लगा सकते हैं मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम कहाँ तक जा रहे हैं। उन्होंने मुंबई का पॉश एरिया है मालाबार हिल, वहाँ पर ये अपार्टमेंट लिए हैं। अब आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में मैं बात करता हूँ लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट का चश्मा मैंने पहना हुआ है, मैं उनकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी रियल एस्टेट से जुड़ी एक अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेंसकार्ट के फाउंडर हैं पीयूष बंसल, उन्होंने 18 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली में बाय की है। पिछले साल ही उनकी सिस्टर ने 22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय की थी, जो लेंसकार्ट में को फाउंडर हैं। अब मैं यहाँ आपको एक इन्वेस्टमेंट की टिप देने जा रहा हूँ। HNI और अल्ट्रा HNI जो लोग हैं, जो पैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ एक सर्वे हुआ, उनके ऊपर एक सर्वे हुआ और सर्वे से एक रिपोर्ट निकल कर ये आई है 75% HNI और अल्ट्रा HNI ये मानते हैं कि अगले 3 साल तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो अगर आपने रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको इस पर किसी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, करीब 2.25 लाख यूनिट स्टॉल्ड हैं। तो ये 3 और 4 जो अथॉरिटीज़ हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, इनके अथॉरिटीज़ के सीनियर लखनऊ में इनकी मीटिंग हुई और इन इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाए इस पर एक मंथन हुआ।
तो बहुत जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देगा और जो लटके हुए प्रोजेक्ट हैं वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इसमें कॉन्क्रीट जो भी अपडेट आएगा हम आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। तो आप नोएडा से हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं या नोएडा एक्सप्रेसवे से हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। इस तरह की जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक और इन्वेस्टमेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे आप इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल प्लॉट निकाले गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज़ की तरफ से। ये प्लॉट का साइज़ क्या है, कैसे ये प्रोसेस है, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमने इसकी डिटेल शेयर की हुई है। वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वो डिटेल मिल जाएगी। इस तरह की रियल इस्टेट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम लगातार अपने जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें जानकारी देते रहते हैं। अगर आप इच्छुक है रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में जानने के बारे में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हम किसी तरह की कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फिर से एक बार अपील करूँगा आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।